Hello and welcome back, students. I am your audit teacher, and I'm back with another very interesting topic, which is communication with those charged with governance. And the standard which deals with this topic is ISA 260. Acha, before starting the video, I would like to request you all to please share this channel and please subscribe this channel. Thank you. So let's start with this topic, communication with those charged with governance. अब सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड आ रहा है कि चार्ज्ड विद गवर्नेंस. चार्ज्ड विद गवर्नेंस क्या होता है और कौन लोग होते हैं? सो बेसिकली चार्ज विद गवर्नेंस के ऐसे लोग या ऐसे ऑफिसर्स या सीनियर्स जिनके पास कोई गवर्नेंस हो, जिसके पास कोई अथॉरिटी हो. तो मेनली इसके अंदर डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन या फिर सीनियर मैनेजमेंट आती है कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. अब उनके साथ कम्युनिकेशन क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे. सो बेसिकली हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर हमने कम्युनिकेट करना हो, किसके साथ करना हो? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट के साथ या फिर कह लें कि डायरेक्टर्स वगैरह के साथ. तो उनके साथ हम कम्युनिकेशन किस तरीके से करेंगे? तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले दो तरीके होते हैं जिनसे हम करते होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले हम ये बता दें कि हमने जब भी उनसे कम्युनिकेट करना है तो हमने वर्बली कम्युनिकेट नहीं करना. वी हैव टू कम्युनिकेट विद देम इन रिटन फॉर्म. हमेशा हमने रिटन फॉर्म में ही कम्युनिकेट करना है. तो रिटन फॉर्म का बेस्ट तरीका हमारे पास क्या होता है? लेटर्स. जो एक फॉर्मल और बेस्ट तरीका होता है बिजनेस वर्ल्ड में कम्युनिकेट करने का, तो वो हमारे पास लेटर्स होता है. तो हमारे पास दो लेटर्स होते हैं बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस. वो दो लेटर्स हमारे पास होते हैं कि एक हमारे पास आता है एंगेजमेंट लेटर और एक हमारे पास आता है मैनेजमेंट लेटर. एंगेजमेंट लेटर जो होता है वो ऑडिट के स्टार्ट होने पे हम इशू करते हैं, ऑडिटर्स इशू करते हैं बेसिकली, ठीक है. और जो एंड में होता है वो मैनेजमेंट लेटर होता है, और वो हमारे पास हमेशा ऑडिट के एंड में हम जब हमने कम्युनिकेट करना होता है तो वो हम तब मैनेजमेंट लेटर के थ्रू करते हैं. तो बेसिकली ये दो लेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और इनका डिफरेंस हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ नंबर वन इज़ एंगेजमेंट लेटर एंड द अदर वन इज़ मैनेजमेंट लेटर. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वाई वी कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस. हमने उनसे ऐसी क्या कम्युनिकेशन करनी होती है जिसकी वजह से हमें ये स्टैंडर्ड फॉलो करना लाजमी है या हमें स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए. सो बेसिकली द आंसर ऑफ वाई इज़ नंबर वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. कि ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फुलफ़िल करूँगा या कर रहा हूँ. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप किस तरह से बताते हो, किस फॉर्म में बताते हो? आप रिटन फॉर्म में बताते हो, ठीक है, लेटर्स के थ्रू बताते हो. वो आपका क्या आता है? कम्युनिकेशन हो जाती है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ. नेक्स्ट इज़ आपने कम्युनिकेट क्या करना होता है? वो आपने स्कोप करना होता है, ठीक है. आपका ऑडिट का स्कोप एंड टाइमिंग्स, क्या स्कोप होगा, आपकी रीजंस क्या होंगी, आप उसमें क्या क्या फाइंड आउट करोगे, ठीक है, और कितने टाइम में करोगे. टाइम की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब आप इसमें देते हो. नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन. ऑडिट करने के लिए जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आप उन लेटर्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करोगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, और फिर वो आपको थ्रू लेटर ही कम्युनिकेट करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी. सो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी ऑडिट के लिए वो आप कम्युनिकेट किस तरह से करोगे? उन लेटर्स के थ्रू करोगे. फोर्थ पॉइंट इज़ टाइमली बेसिस. कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आती है, कोई रेलिवेंट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप गेट करते हो, कहीं से भी गेट करते हो, वो हो सकता है आप मैनेजमेंट के थ्रू करो, आप थर्ड पार्टीज़ के थ्रू करो, आप इंडस्ट्री में को देखते हुए करो. कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है, जो
ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के थ्रू उसको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वर्थ है, इसकी वर्थ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो इन्फॉर्मेशन जब आपने कम्युनिकेट करनी है तो वो भी आप इसी स्टैंडर्ड के थ्रू करोगे और टाइमली बेसिस पे आप इस चीज़ के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा AGMs का या किसी और चीज़ का या मीटिंग्स का कि वो मीटिंग होगी तो हम ये इन्फॉर्मेशन जो है हम उनको बताएंगे, बल्कि आप टाइमली बेसिस पे फ़ौरन जैसे ही आपको पता चलती है और आप फ़ौरन ही आप लेटर्स के थ्रू आप दोज चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देते हो। नंबर 4th पॉइंट इज़ 2-वे कम्युनिकेशन। तो ये बेसिकली एक 2-वे कम्युनिकेशन का ज़रिया है कि अगर आप उनको कुछ बताते हो तो भी ठीक है, अगर उनको आपसे कुछ पूछना है या वो समझते हैं, यानी कि मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऐसा कुछ समझते हैं कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना, एक ऑडिटर को पता होना बहुत लाजमी है, तो वो भी उन्हीं लेटर्स के थ्रू इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी या वो 2-वे कम्युनिकेशन जो है वो अकर होगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट। अब हमें व्हाट का आंसर देना है कि हम क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करेंगे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके रेलिवेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेलिवेंट, कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से है, या वो और जब वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा एक ऑडिटर तो उसके दौरान उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये बनती है कि उसने उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका सिर्फ ऑडिट करना है, उनको प्रिपेयर नहीं करना। ठीक है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक क्लैरिटी है जो कि ऑडिटर इसके थ्रू देना चाहता है दोज चार्ज विद गवर्नेंस को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है स्कोप एंड टाइमिंग। अब स्कोप एंड टाइमिंग में सबसे पहले हम टाइमिंग का जिक्र कर लेते हैं कि टाइमिंग में हम बता देते हैं कि हम इतना टाइम लेंगे, ऑडिटर इतना टाइम लेगा और इतने मतलब एक एवरेज इस टाइम में हम आपको ऑडिट करके दे देंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब बात आती है स्कोप की। स्कोप में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो ऑडिटर है वो अपनी क्या अप्रोच रखेगा। ठीक है, वो कितना इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाय करेगा। ठीक है, किस हद तक वो इंटरनल ऑडिट पर रिलाय करेगा। उसको बेसिकली सबसे पहले तो वो इंटरनल कंट्रोल्स को जज करेगा ना, उसके फिर अकॉर्डिंगली पहले वो ये देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स वो अपने मुताबिक देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स इस कंपनी में या क्लाइंट में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब ऑब्वियसली कंपनी को या क्लाइंट को तो अपने इंटरनल कंट्रोल्स परफेक्ट ही लगेंगे, बट आपने अपने स्कोप के मुताबिक आपने देखना है कि इस कंपनी का कि इंटरनल कंट्रोल्स कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं या इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, उन इंटरनल कंट्रोल्स को देखते हुए आप ये देखोगे कि बताओगे बल्कि कि आप इंटरनल ऑडिट पर आप कितना ज़्यादा रिलाय कर सकते हो। एक ऑडिटर बीइंग एन ऑडिटर आप इंटरनल ऑडिटर की कितनी हेल्प ले सकते हो या कितना ज़्यादा आप रिलाय कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें आप अपने बिज़नेस रिस्क भी बता सकते हो कि इस कंपनी में कितने बिज़नेस रिस्क ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, मेनली एक्सटर्नल्स होते हैं। ठीक है, तो आप उसमें ये देखते हो कि बिज़नेस रिस्क कितने हैं और उससे कितना ज़्यादा मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस हैं। तो स्कोप एंड टाइम में आप ये सब कुछ डिस्कस करके उनको बताते हो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। बेसिकली सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इज़ अ ब्रॉड टर्म। ठीक है, इसमें आप एक ऑडिटर जो है वो इस टॉपिक में सिग्निफिकेंट फाइंडिंग पढ़ने का मतलब ये है कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ या क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होंगी जो आप चाहोगे कि आप कम्युनिकेट करो विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ISA 260। तो अब सबसे पहले तो जो ऑडिटर है वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के थ्रू ये फाइंड आउट करेगा कि जो चीज़ उसने ढूंढी है या जो मैटर या जो मसला उसने देखा है या जो डिफ़िकल्टी उसको आई है, इज़ इट सिग्निफिकेंट, क्या वो इतने वर्थ है कि उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। ठीक है, और फिर अगर ज़ाहिर बात है उसको इम्पोर्टेंस देनी है तो फिर आप वो कम्युनिकेट भी करोगे। तो आप ये बताओगे कि वो जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग या वो जो सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी आपको अकर हुई है ड्यूरिंग द ऑडिट वो क्या हुई है। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट मैटर बन क्या रहा है।
आपको उसकी वजह से या क्लाइंट को उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस सिग्निफिकेंट फाइंडिंग की वजह से क्या क्या मॉडिफिकेशन करना लाजमी है। इन केस आप जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को आप बताओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको इस फाइंडिंग या इस मसले की वजह से ये मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं करे तो आप उनसे रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं कि ये आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। और फिर एंड में आप उन्हीं सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वो जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, जो सिग्निफिकेंट मैटर आया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं, आप अपनी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं जो आपने एंड में रिपोर्ट में जो ओपिनियन देनी है। नेक्स्ट इज़ ऑडिटर इंडिपेंडेंस। पूरे ऑडिट में, ड्यूरिंग द ऑडिट, कहीं पर भी आपको एक ऑडिटर को ऐसा लगता है कि उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो रही है या वो ख़तरे में है या उसको कोई इंडिपेंडेंस को कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी तरीके से, तो आप फ़ौरन ही वो मैटर जो है वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करोगे और आप उनसे कोई ऑल्टरनेटिव वे उनसे मांगोगे, उनसे तरीका पूछोगे, या फिर आप खुद उनको एक सजेशन दोगे कि मेरी बीइंग एन ऑडिटर इंडिपेंडेंस जो है वो हमारी इस तरह ख़तरे में है, या वो इंडिपेंडेंस जो है वो हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव वे ये है, हम ये करना चाहते हैं, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो। नहीं तो आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से अगर उनकी कोई सजेशन है और वो आपको ठीक लग रही है तो आप उससे भी, आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना ऑडिट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ when we communicate with those charged with governance। सबसे पहले तो हमारे पास ऑडिट की 3 स्टेजेस हैं, विच इज़ इन प्लानिंग स्टेज, ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूजन, यानी कि जब ऑडिट हमने कर लिया तब। सो बेसिकली जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम कौन से ऐसे मैटर्स होते हैं या क्या मैटर्स होते हैं जो हम कम्युनिकेट करते हैं प्लानिंग स्टेज पे। सो प्लानिंग स्टेज पे अगर हम कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, उसी टाइम प्लानिंग करते हुए वो हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। एंड फिर वो जो हमने सिग्निफिकेंट रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया है उसके लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं, उसको हम किस तरह से मिटिगेट करेंगे या उसको हम किस तरह से आगे लेके चलेंगे, उसको उस रिस्क को हमने एड्रेस कैसे करना है, ठीक है। ऑडिटर की अप्रोच क्या होनी चाहिए इंटरनल कंट्रोल के हवाले से। इंटरनल कंट्रोल से रेलिवेंट हम कौन सी ऐसी ऑडिटर ऐसी अप्रोच करेगा जिससे वो इंटरनल कंट्रोल्स मैयर करेगा, ये प्लानिंग स्टेज की बात हो रही है। प्लानिंग स्टेज में हमने ये चीज़ें कम्युनिकेट करनी है। नेक्स्ट इसके अगर कोई मटीरियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई हमारे पास डाउट्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो मटीरियलिटी से रिलेटेड है कि हमने कितनी मटीरियलिटी सेट करनी है या पहले जितनी सेट हुई हुई है अब हमें इसको ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, या जो भी है वो मटीरियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी चीज़ होगी तो हम प्लानिंग स्टेज में डिस्कस करेंगे। अब ड्यूरिंग द ऑडिट हमें ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ती है या ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमने कम्युनिकेट करनी होती हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। सो ड्यूरिंग द ऑडिट अगर ऐसी कोई सिचुएशन अकर हो जाए, कोई ऐसा मैटर सामने आ जाए जिसको डिले करना अप्रोप्रिएट नहीं है, डिले करने से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है, मटीरियलिटी लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, मिस स्टेटमेंट्स इंक्रीज़ हो सकती हैं जिससे आपकी ऑडिटर की ओपिनियन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है अपनी ओपिनियन को। तो ड्यूरिंग द ऑडिट अगर ऐसा कोई मसला सामने आ जाए तो वो हमें फ़ौरन से कम्युनिकेट करना होता है। एंड द लास्ट वन इज़ कंक्लूजन, यानी कि आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो बेसिकली कोई ऐसी मेजर फाइंडिंग्स ऑडिट वर्क में, ठीक है, कोई ऐसी फाइंडिंग्स ऑडिट वर्क में आ जाएं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्प्ले ना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन ना हो, बट आपने वो चीज़ें ऐसी ढूंढनी हैं, ठीक है, जो कि फ़ौरन आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए ताकि उनके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मॉडिफिकेशंस हो सकें, ठीक है, उनको वो ठीक कर सके। नेक्स्ट इज़ अगर कोई ड्यूरिंग द ऑडिट आपको जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, वो क्यों आई हैं प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें आपने बतानी है, उनको कम्युनिकेट करनी है इस स्टैंडर्ड के थ्रू, वो आपने कंक्लूजन के टाइम पे आपने उनको बतानी है और उनसे आपने रीज़न मांगना है और उनसे आपने जस्टिफिकेशंस मांगनी है,
ठीक है. So basically these are the situations or timings when we have to communicate the matters with those charged with governance. The number one is planning stage and during the audit, and then last one was conclusion.